आज की कहानी की शुरुआत करूं, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से एक बहुत ज़्यादा विनम्र तरीके से माफ़ी मांगना चाहता हूं, क्योंकि दोस्तों जब से मैंने ये चैनल शुरू किया है, जब से मैंने इस चैनल पर इतना बड़ा ब्रेक कभी नहीं लिया। 3 से 4 दिन गुजरने को हैं और जो क्राइम स्टोरी जो रेगुलर बेसिस पे मैं आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ वो मैं नहीं ला पाया। हालांकि बीच बीच में कुछ ऐसा भी हुआ था, जब मैं हॉस्पिटलाइज हुआ था उस समय भी इतना बड़ा गैप मैंने नहीं लिया था, क्योंकि उस समय भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड करके गया था। लेकिन अब 3 दिन हो चुके हैं, स्टोरी आई नहीं है, तो आप सभी लोगों से बहुत बहुत हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि दोनों ही चैनल पर वीडियो नहीं ला पाया। कुछ सिचुएशन, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी। बात करें दोस्तों आज की इस कहानी की, तो आज की ये कहानी अपने आप में ऐसी कहानी है कि ये कहानी ऑलमोस्ट अनसुलझी कहानी थी और इस कहानी के बारे में किसी को इतनी सुध-बुध भी नहीं थी। लेकिन फिर एक दिन ऐसा होता है कि ये जो कहानी होती है अपने आप से सॉल्व हो जाती है। यकीनन दोस्तों आप लोग जब इस पूरी कहानी को सुनेंगे तो आप लोग शायद अपने कानों पर विश्वास ना करें और आप लोग सोच भी नहीं सकते कि इस तरीके से भी हो सकता है। तो ये पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से दोस्तों मैं आप लोग को सुनाऊंगा, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट वही है कि आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो फिर चलते हैं, सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। बात करें दोस्तों आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है हरियाणा के सोनीपत से। और इसी हरियाणा के सोनीपत में एक कॉलोनी लगती है, इंद्रगढ़ी कॉलोनी। और इसी इंद्रगढ़ी कॉलोनी के अंदर एक परिवार रहा करता है। इस परिवार में परिवार की मुखिया है, उनकी एक पत्नी है जिसका नाम शीला है, एक बेटी है। साल 2006-07 के आसपास का ये वक्त रहा होगा। हालांकि जो परिवार था ये ज़्यादा संपन्न परिवार नहीं था, परिवार के पास में ज़्यादा पैसे नहीं थे। जो परिवार के मुखिया थे छोटी मोटी नौकरी कर कर परिवार के खर्चे पूरे किया करते थे। इसी में जो पतली शीना थी उसका भी ध्यान रखा करते थे, उसको भी उसकी ज़रूरत की चीज़ें दिलवाया करते थे, बच्ची की भी परवरिश करते थे। यानी एक तरीके से ये जो परिवार था, इस परिवार में पैसे तो भले ही कम थे लेकिन परिवार में खुशियाँ ज़्यादा थीं, परिवार खुश था। लेकिन अचानक से साल 2009-10 में कुछ ऐसा होता है कि इस परिवार की खुशियों को किसी का ग्रहण लग जाता है। दरअसल जो परिवार के मुखिया थे, अचानक से उनकी तबीयत खराब होती है और साल 2009-10 में उनकी मौत हो जाती है। अब इस तरीके से अचानक से परिवार के मुखिया की मौत हो जाना, और इस परिवार में इतनी कुछ प्रॉपर्टी भी नहीं थी जो परिवार के मुखिया छोड़ जाते, लिहाजा अब इस पूरे परिवार की जो जिम्मेदारी थी ये शीला के ऊपर आ चुकी थी। एक 10-12 साल की बेटी थी, खुद भी थी। तो ऐसे में परिवार को जीवित रखने के लिए, उसकी जीविका चलाने के लिए अब सारी की सारी जो जिम्मेदारी थी वो शीला की थी। शीला बेचारी अपने मायके भी जाती, अपने भाइयों से भी कहती, किसी से मदद मांगती। अच्छा, इकलौती बहन थी तो भाइयों को भी थोड़ी चिंता रहती, कभी कभी फ़ोन कर कर पूछ लिया करते कि तुम्हारा क्या हाल है, बच्ची कैसी है। लेकिन दोस्तों जो शीला थी वो यही कहती है कि ठीक ठाक है, जैसे तैसे कर कर ये अपने परिवार का भरण पोषण कर रही थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है। वक्त गुजरने के साथ साथ जो पति की मौत का सदमा था, जो दुख था, वो भी दुख भी धीरे धीरे कम हो जाता है। अब इसी बीच में एक तारीख आ जाती है, साल 2012। साल 2012 के आते आते ये जो महिला शीला थी ये भी अपने आप को स्टेबल कर चुकी थी। शीला की जो बच्ची पिता की मौत के समय 10 से 12 साल के आसपास थी, अब वो भी 16 साल की हो चुकी थी। जब 16 साल की हो जाती है तो स्कूल जाती है, साथ के साथ माँ के कामों में हाथ भी बटा देती है। अच्छा, जो शीला थी वो भी सोच चुकी थी कि अब उसकी जो ज़िंदगी है उसी बच्ची के सहारे गुजरेगी, इसलिए दोनों माँ बेटी जैसे तैसे कर कर अपनी ज़िंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश करते हैं। इधर जो शीला का भाई था वो भी लगातार अपनी बहन का हालचाल पूछा करता था। कभी भांजी का हालचाल पूछा करता था, कभी बहन का हालचाल पूछा करता था, कैसे हो, सब ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसी वजह से ये जो भाई होता है शीला का, ये नवंबर के महीने में शीला को कॉल करता है और कॉल करने के बाद में ये पूछना चाहता है कि बहन तुम्हारे हालचाल तो ठीक हैं, कई दिनों से तुम्हारा फ़ोन नहीं आया। लेकिन जब शीला का भाई यानी उस लड़की का मामा जब फ़ोन लगाता है तो फ़ोन जो था वो स्विच ऑफ बताता है। अब मामा ने फ़ोन लगाया, स्विच ऑफ बताया, तो फिर सोचने लगा हो सकता है फ़ोन स्विच ऑफ हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें नेचुरल हैं, हो सकता है फ़ोन ख़राब हो गया हो या फिर डाउन हो, कल को बात कर लेता हूँ। लिहाजा एक दिन और गुजर जाता है। उसके बाद में ये मामा फिर से अपनी भांजी को फ़ोन लगाता है भांजी से बात करने के लिए। अब जैसे ही अपनी बहन का फ़ोन लगाता है तो फ़ोन फिर स्विच ऑफ। ऐसा करते करते तकरीबन 8 दिन का समय गुजर जाता है और 8 दिन का समय गुजर जाने के बाद भी
ये जो मामा था एक बार भी अपनी बहन और एक बार भी अपनी भांजी से बात नहीं कर पाया था, क्योंकि जो फ़ोन था लगातार स्विच ऑफ जा रहा था। अब ऐसे में मामा भी फ़ोन लगा रहे हैं, साथ के साथ मामा की पत्नी यानी मामी भी फ़ोन लगा रही है, लेकिन फ़ोन क्या है वो स्विच ऑफ ही बता रहा है। तो ऐसे में उस बच्ची की जो मामी होती है यानी उस शीला के भाई की पत्नी, शीला की भाभी, वो अपने पति से कहती है कि एक बार जाओ और देखो, पता करो कि दीदी को हुआ क्या है, सब कुछ ठीक तो है, और हो सकता है कि दीदी का मोबाइल ख़राब हो गया हो और दीदी के पास पैसे तो होंगे नहीं, या फिर वो नया फ़ोन ले ले या फिर फ़ोन को बनवा ले। तो ऐसे में तुम चले जाओ, दीदी का हालचाल भी ले आना, साथ के साथ गुड़िया बिटिया को भी देखाना, और अगर उन्हें कुछ पैसों की ज़रूरत हो तो पैसों के तौर पे भी मदद कराना, उनका फ़ोन ख़राब हो तो उसको सही करा देना। लिहाजा उसके बाद में साल 2012 की ये बात है। लिहाजा उसके बाद में ये जो भाई होता है तुरंत अपना सामान वगैरह पैक करता है और निकल जाता है हरियाणा के सोनीपत में, जो इंद्रगिरी कॉलोनी है, इसी कॉलोनी में अपनी बहन के यहाँ पर। अब जैसे ही शीला का भाई सोनीपत के इंद्रगढ़ी कॉलोनी में पहुँचता है तो उसके बाद में देखता क्या है कि इसकी बहन का जो घर है उस घर का दरवाज़ा खुला हुआ है। दरवाज़ा खुला हुआ है, अंदर जब आवाज़ लगाता है, अंदर झांक कर देखता है तो अंदर तो कोई भी नहीं है। फिर सोचता है हो सकता है कि दोनों माँ बेटी कहीं बैठने के लिए निकल गई हूँ, किसी आस पड़ोस के मिलने वाले के घर चली गई हूँ। लिहाजा उसके बाद में ये इंतज़ार करने का फ़ैसला करता है। इंतज़ार करता रहता है। शाम का वक्त होने को था, ना माँ का पता था ना बेटी का पता था। लिहाजा जैसे ही थोड़ी सी अंधेरी छाती है तो जो बिटिया होती है 16 साल की, जिसकी उम्र मैंने आप लोग को बताई थी, वो घर पे आती है, अपने मामा को देखती है तो फिर मामा से बात करती है और प्रणाम वगैरह कर कर मामा के पैर वगैरह छूती है। और उसके बाद में जो मामा था वो अपनी बहन के बारे में पूछता है कि तुम्हारी माँ कहाँ है। तो ये जो बिटिया थी ये बताती है कि दरअसल उसकी जो माँ है ये पिछले कई दिनों से बेचैन थी, पिताजी उसके सपने में आते थे, इसलिए माँ काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, मन परेशान था, तो हल्का करने के लिए तीर्थ पर चली गई है। अब मेरे पास तो फ़ोन भी नहीं है जो मैं फ़ोन लगा लूँ, हालचाल पूछ लूँ, कहाँ है ये पता कर लूँ, और वैसे भी माँ ने कहा था कि जल्द ही लौट आएगी। अच्छा, जब ये मामा ये बात सुनता है अपनी भांजी के मुँह से तो उसको भी लगता है कि हो सकता है, क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता है, कुछ साल पहले पति की मौत हुई है, तो ऐसे में अगर सपने वगैरह में आते हों तो परेशानी तो होती होगी, इसलिए मन हल्का करने के लिए चली गई है। लिहाजा उसके बाद में शाम होने को आई थी तो ये मामा सोचता है कि थक हार गया है, अभी लौट कर कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए आज रुक जाता हूँ, भांजी भी अकेली है, थोड़ा सा उसे भी साथ मिल जाएगा। लिहाजा उसके बाद में ये जो मामा होता है उसी घर में सो जाता है। सोने के बाद में अगले दिन सुबह होती है। सुबह होने के बाद में ये मामा उठता है। उठने के बाद में जैसे ही ये घर से बाहर जाता है तो आस पड़ोस के जो लोग थे ये इस मामा को बड़ी ही अजीब निगाहों से देख रहे हैं। अब जैसे ही मामा ये सारी चीज़ें नोटिस करता है कि लोग उसको बड़ी ही अजीब निगाहों से देख रहे हैं तो मामा के मन में भी जिज्ञासा होती है, सोचता है कि लोगों से अपनी बहन शीला के बारे में पूछ लेता हूँ। फिर ये जो मामा था शीला के बारे में पूछता है, लेकिन जो लोग थे इस मामा को अजीब ही निगाहों से देखे जा रहे हैं, कोई जवाब दे नहीं रहे हैं, बस इसको देखे जा रहे हैं। उसके बाद में इस मामा को लगता है कि एक बार अपनी भांजी से पूछ लेता हूँ कि किसके साथ गई है, क्योंकि आमतौर पर तीर्थ यात्रा पर अगर लोग जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि कोई बस जाती है, उसमें बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर ग्रुप में जाते हैं, तो अगर किसी और का मोबाइल नंबर होगा तो उससे पूछ लूँगा कि क्या हुआ, मोबाइल नंबर कहीं रह गया या फिर क्या बात है। लिहाजा उसके बाद में ये भांजी से जब पूछता है तो भांजी भी कुछ बता नहीं पाती है। उसके बाद में गाँव के लोगों से भी पूछता है, लेकिन जो गाँव के लोग हैं वो भी कुछ नहीं बता पा रहे हैं। अब बड़ा परेशान है कि क्या करे। उसके बाद में फिर से ये अपनी भांजी के पास पहुंचता है और भांजी से ये पूछता है कि ये बताइए कि कौन से तीर्थ पर गए, बद्रीनाथ गए हैं, केदारनाथ गए हैं या फिर कहीं और। लेकिन जो भांजी थी अपने मामा से यही कहती है कि मेरी उम्र तो इतनी छोटी है और मुझे तो ये भी माँ बता कर नहीं गई है कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो ऐसे में मामा को लगता है कि बच्ची ना समझ है, उसको चीज़ों का ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं तो समझदार हूँ, मुझे इस बात पर स्टैंड लेना चाहिए। इसलिए सोचता है कि मुझे पुलिस थाने जाकर अपनी बहन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए। और यही तमाम तरीके के सवाल अपने जहन में लिए हुए ये जो मामा होता है आखिरकार। अब जैसे ही ये व्यक्ति पुलिस थाने पहुंचता है, पुलिस थाने पहुंचने के बाद में पुलिस को सारी बात सिलसिलेवार तरीके से बताता है। उसके बाद में पुलिस वाले कंप्लेंट लिखते हैं और इस व्यक्ति को आश्वासन देते हैं कि हम लोग ढूंढ रहे हैं। सबसे पहले इस महिला का मोबाइल नंबर जो होता है, उसकी लास्ट लोकेशन, उसका CDR, तमाम तरीके की चीज़ें खंगाली जाती है। तो इस महिला की जो लास्ट लोकेशन थी वो इसी गाँव के अंदर बता रही थी, यानी इस महिला का जो मोबाइल था वो इस गांव से तो कभी बाहर गया ही नहीं। और लास्ट बार ये जो मोबाइल है जब ऑफ हुआ था तो भी इसी गांव के अंदर हुआ था। अब पुलिस वाले यहाँ पर बड़ा असमंजस में पड़ जाते हैं।
उसके बाद पुलिस वाले अपनी टीमों का गठन करते हैं और इस पूरे गांव के अंदर, पूरे इलाके के अंदर ये जानकारी जुटाते हैं कि ऐसी कितनी जगहें हैं जहां से लोग तीर्थ यात्रा पे गए हुए हैं। लेकिन दोस्तों, इत्तेफाक से पुलिस वाले जहां कहीं भी जाते हैं और तमाम तरीके की जब जानकारी जुटाते हैं तो पुलिस को यही पता चलता है कि ऐसी तो कोई भी बस नहीं है, ऐसे तो कोई भी लोगों का समूह नहीं है जो कहीं पर भी तीर्थ यात्रा पर गया हो। लिहाजा जब ये सारी चीज़ें पुलिस के जहन में आती हैं और पुलिस को इन सारी चीज़ों पे जब इन्वेस्टिगेशन करनी होती है तो पुलिस को जवाब एक ही मिलता है कि या तो इस महिला का किसी के साथ में अफेयर रहा होगा या फिर कोई और वजह रही होगी जिसकी वजह से ये जो महिला है अपनी 16 साल की बच्ची को घर पर अकेला छोड़कर भाग गई है। लेकिन पुलिस वाले जब इस पहलू पर भी छानबीन करते हैं, माँ की कॉल डिटेल्स वगैरह ये सारी चीज़ें खंगाली जाती हैं, तो यहाँ से भी पुलिस वालों के जो हाथ थे वो खाली थे। यानी इधर पुलिस की टीमें लगातार छानबीन कर रही थी, कोई भी पुलिस के पास में ऐसा सबूत, कोई ऐसा प्रूफ नहीं था कि माँ कहीं चली गई हो। उसके बाद में पुलिस की जो टीमें थीं गांव के लोगों से भी पता करती, वहाँ पर भी कुछ नहीं चलता है। अच्छा, उधर जो मामा था ये भी अपनी बहन के बारे में इधर उधर जानकारी जुटा रहा है, उसको भी पता नहीं चल रहा है, उसके भी हाथ खाली हैं। लेकिन मामा के जो हाथ हैं वो खाली होना स्वाभाविक है, लेकिन पुलिस जिस तरीके से मेहनत कर रही थी उसके बावजूद भी जो पुलिस के हाथ खाली थे ये कहीं ना कहीं पुलिस को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। लिहाजा इसके बाद में जो मामा था उसको इस गांव के अंदर से बड़ी ही अजीब तरीके की एक बात पता चलती है। बड़े ही डरते डराते एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा कसमें, बहुत ज़्यादा वादे लेने के बाद में इस मामा को बताता है कि तुम्हारी जो भांजी है उसने शादी कर ली है और जब से तुम्हारी बहन लापता हुई है तो तुम्हारी जो भांजी है कभी उसके घर पे रहती है, कभी खुद के घर पे ही रहती है। तो हो सकता है कि तुम्हारी बहन को इस शादी के बारे में कुछ ज्ञात हो, उसको कुछ पता चला हो, इसलिए अपनी बेटी से नाराज़ होकर चली गई हो। अब जैसे ये सारी चीज़ें इस मामा को पता चलती हैं अपनी भांजी के बारे में, तो जो मामा था अपनी भांजी के पास पहुंचता है, उससे पूछता है कसम खिला कर क्या बेटा तुमने शादी कर ली है। अब जैसे ही वो भांजी इस तरीके की बात सुनती है वो मामा से हाथ छुड़ाकर भागने लगती है, वो दूर जाने लगती है। उसके बाद में ये जो मामा था सीधा सीधा पुलिस थाने पहुंचता है। पुलिस थाने पहुंचने के बाद में सारी बात बताता है कि इस तरीके से उसकी भांजी ने शादी कर ली है, हो सकता है कि इस वजह से उसकी बहन भाग गई हो, कहीं चली गई हो, नाराज़गी में चली गई हो। तो उसके बाद में जो पुलिस वाले होते हैं इस लड़की को उठाते हैं, साथ के साथ इससे पूछताछ करते हैं, तो ये लड़की एक और नाम बताती है और ये नाम होता है किसी सुरेंद्र का, जो कि वजीरपुरा गाँव का रहने वाला था। जैसे ही सुरेंद्र का नाम आता है पुलिस की जो टीम होती है सुरेंद्र को उठाती है। अब इन दोनों को उठाने के बाद में सुरेंद्र और उस लड़की से दोनों से पूछताछ की जाती है। अब थोड़ी देर तक तो ये लोग पुलिस को गुमराह करने में कामयाब रहते हैं, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे आखिरकार ये दोनों टूटते हैं और एक कहानी सुनाते हैं। और वाकई जब ये लोग अपना एक बाले जुर्म करते हैं और जो कहानी सुनाते हैं उस कहानी को सुनने के बाद में हर किसी के पांव तले से ज़मीन ही खिसक जाती है। दरअसल ये लड़की पुलिस को बताती है कि जब उसकी उम्र 14 साल के आसपास थी तो वो स्कूल जाया करती थी और एक दिन रास्ते में उसे सुरेंद्र मिलता है। सुरेंद्र इस 14 साल की लड़की, माफ़ कीजिएगा, इससे कहता है कि मैं तुम्हें बहुत दिनों से नोटिस कर रहा हूँ, तुम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हो, लिहाजा मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब एक 14 साल की लड़की जिसने अभी अभी ज़िंदगी जीना शुरू किया है, जिसने अभी अभी नई नई चीज़ें देखी हैं, वो भी मना नहीं कर पाती, उसकी मोहब्बत के उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है और उसके बाद में ये दोनों उस रास्ते पर चल पड़ते हैं जिस रास्ते का अंजाम बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। दरअसल उसके बाद में ये दोनों एक दूसरे से बातचीत शुरू करते हैं, कभी कभार मिलना मिलाना भी शुरू होता है। अब ये बातें कहीं ना कहीं ये जो लड़की थी, इसकी जो माँ शीला थी, उसको पता चल जाती हैं। जब उसको पता चल जाती हैं तो उसको बड़ा अजीब लगता है कि वो अपनी बिटिया को कितनी अच्छी परवरिश देने की कोशिश कर रही है। बाप का साया सिर पे है नहीं, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। वो अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जो बेटी थी ये मानने को तैयार नहीं थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और वक्त गुजरने के साथ में ये जो बिटिया होती है अब अपनी माँ की इज्जत करना भी कम कर देती है, बल्कि कई बार तो ऐसा होता कि ये अपनी माँ के सामने ही अपने प्रेमी सुरेंद्र से बातचीत करती है। अब ये बातचीत का नशा कुछ इस कदर बढ़ता है कि आगे चलकर ये जो लड़की होती है माँ के सोने के बाद में अपने प्रेमी को घर पे ही बुला लिया करती है और उसके साथ में टाइम स्पेंड करती है। समय गुजर जाने के बाद में उसको वापस भेज देती। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है। इसी वक्त गुजरने के बाद में एक तारीख आती है 25 अक्टूबर साल 2012 और इसी 25 अक्टूबर साल 2012 को ये जो लड़की थी अपने प्रेमी सुरेंद्र को बुलाती है। बुलाने के बाद में अपने ही घर के अंदर उसके साथ में संबंध बना रही होती है कि इन दोनों की जो आवाज़ होती है वो इस शीला के कानों में पहुंच जाती है। शीला उठती है, लाइट ऑन करती है तो देखती क्या है कि उसकी जो बिटिया है
किसी लड़के के साथ में आपत्तिजनक हालत में है। वो विरोध करती है, लड़के को धमकाती है कि सुबह को तुम्हारी एफआईआर कर दूंगी, ऐसा कर दूंगी, वैसा कर दूंगी। अब ये जो लड़का और ये जो लड़की थी, ये दोनों डर जाते हैं। इन दोनों को लगता है कि रोज़ रोज़ का इसका यही नाटक है, आज इस नाटक को, इस बवंडर को यहीं ख़त्म कर देना चाहिए। उसके बाद में ये दोनों मिलकर उस महिला के ऊपर हमला करते हैं। हमला करने के बाद में उसे वहीं पर गिराते हैं। ये जो लड़की होती है चाकू से अपनी माँ के सीने पर एक नहीं बल्कि सैकड़ों वार करती है। जब उस महिला की मौत हो जाती है तो उसके बाद में उसकी डेड बॉडी को एक बोरे के अंदर पैक करते हैं और जंगल में कहीं पर ले जाने के बाद में ये गड्ढा खोद कर वहीं पर उस लाश को दफना देते हैं। और उसके बाद में ये जो महिला थी अब इस तरीके से घर से गायब हो चुकी थी। तो इसकी जो बिटिया थी वो गांव में यही बता रही थी कि उसकी माँ तीर्थ पर गई हुई है। लेकिन धीरे धीरे लोगों को ये पता चला कि ये जो लड़की है इसने सुरेंद्र से शादी कर ली है, क्योंकि कई बार ये सुरेंद्र के घर में भी रहती है और कई बार ये अपने घर में सुरेंद्र को भी रखती है। लोगों में बातें आम हो चुकी थी कि ये दोनों शादी कर चुके हैं। अब लोगों को यहाँ से दो चीज़ों पर डाउट हुआ कि या तो इसकी माँ को ये पता चल गया कि उसकी बिटिया ने शादी कर ली है, नाराज़ होकर कहीं चली गई, या फिर माँ के जाने के बाद में इस लड़की ने शादी कर ली है। और यही बातें कहीं ना कहीं मामा को पता चली, मामा ने पुलिस को बताई और इस तरीके से ये जो पूरा केस था खुलकर सामने आ गया। दोस्तों, आज के इस दौर में बच्चे भी कुछ गलत रास्तों पर चलने की वजह से ऐसे कदम उठा जाते हैं कि जिसको सुनकर इंसान की रूह कांप जाती है। आप लोग इस पूरी स्टोरी को किस तरीके से देखते हैं कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। बाकी जब मैंने लास्ट वीडियो डाला था उस दिन आप लोगों के कुछ कमेंट्स भी थे, वक्त होता है कि आप लोगों के कमेंट्स पढ़ लिए जाए। सो दोस्तों, जो कुछ कमेंट्स आए थे उसमें यशपाल सोलंकी हैं, लिखते हैं मलिक जी, समाज में दोस्ती के नाम पर बहन बेटियों पर हुई बुरी निगाह डाली जाती है। नई नई कहानी सुनाने के लिए आपका शुक्रिया। तो मेरे भाई, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ इस तरीके से प्यारा कमेंट्स करने के लिए। धीरज सिंह हैं, लिखते हैं राम राम मलिक भाई, हम गांव से सूरत आ चुका हूँ और अब आपकी स्टोरी रोज़ाना सुनेंगे। तो धीरज सिंह जी, आप सूरत तो पहुँच गए लेकिन 4 दिन मैंने गैप कर दिया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये बना युवराज हैं और ये लिखते हैं बढ़िया किया राजा ने। तो मेरे भाई, आपने अपना बेशकीमती कमेंट्स किया, शुक्रिया। दिनेश कुमार आगे लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, बहुत बढ़िया कहानी है। तो मेरे भाई शुक्रिया आपका। शहाबुद्दीन जी प्यारा से कमेंट्स करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। मोहम्मद रियाज ने लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, कहानी अच्छी लगी और कानून तो किसी को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, आपने हाथ में नहीं ले तो क्राइम ही नहीं होगा, शुक्रिया। तो मेरे भाई, आपका बेशकीमती कमेंट्स करने की बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र शर्मा लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, सुरेंद्र कुमार श्री विजयनगर राजस्थान से सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। शरीन शर्मा लिखते हैं मलिक भाई, आजकल दोस्ती भी लोग वहीं ज़्यादा करते हैं जहाँ पर घर पर सुंदर लड़की हो या फिर पत्नी हो, शुक्रिया आपका। हैदर अली गोरिया लिखते हैं बुरे काम का बुरा अंजाम होता है, वही जट पाकिस्तान से सुनते हैं। उसके बाद में मुस्तकीम मंसूरी लिखते हैं बहुत बढ़िया कहानी है। विपिन कुमार लिखते हैं वेरी नाइस स्टोरी। दिनेश कुमार जी प्यारा से कमेंट्स करते हैं। खान अकील जी कमेंट्स करते हैं। मनदीप वर्मा की पत्नी प्रादीप वर्मा जलंधर पंजाब से कहानी सुनते हैं। और उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये दिनेश कुमार का, लिखते हैं भाई क्या बात है, नाइस वॉइस सर जी। मीना जी नमस्ते बोलती हैं, सुल्तियागी जी नमस्कार भाई साहब बोलते हैं, शुक्रिया भाई। सोहनलाल सेतिया ए चौधरी जी कहानी सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में सूरज मिश्रा जी कमेंट्स करते हैं, सोहनलाल सेतिया जी कमेंट्स करते हैं। सचिन चौधरी जी, लईक अब्बास जी लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई, लईक अब्बास गुलस्तनाज बागपत यूपी से सुनते हैं। सूरज मिश्रा हैं। नसीर अहमद जी प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, सूरज मिश्रा जी। और कई सारे कमेंट्स सावन कुमार जी ने किए हैं, नसीर अहमद जी ने किए हैं। दिनेश कुमार लिखते हैं आप बोल रहे हो कि लाइव कमेंट ज़्यादा के करें, आप कमेंट्स पढ़ते ही नहीं हैं, हमारे कमेंट्स करने का क्या फ़ायदा भाई साहब। नहीं भाई दिनेश कुमार जी, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। और ये कमेंट नसीर अहमद जी का है, लिखते हैं सर इसलिए आपने बड़े कहते हैं कि पर्दा हिजाब करना चाहिए वरना मर्द मेरा दोस्त हो, ये सब कुछ बोलकर गलत काम हो जाते हैं। सो दोस्तों, कुछ बेहतरीन से कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक करिएगा, दोस्तों और मित्रों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी दोस्तों, मिलता हूँ मैं आप लोगों से कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।